नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटर्स अड्डा पर आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो क्रमागत विकास है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित जितने भी कमीशन बने हैं उन सब पर ये फोकस्ड है। मैं इसमें कमीशंस की गहराई में नहीं जाऊंगा। कमीशंस के बारे में क्या उनकी अनुशंसाएं हैं, कौन अध्यक्ष है, इन सब पे विशेष बात नहीं करूंगा। केवल मैं जितने सारी कमीशंस बनी हैं स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में, उन सब के नाम बताऊंगा और सन बताऊंगा, जिससे एक सिनेरियो आप सबके सामने आ जाएगा कि एक सिस्टम वाइज एक क्रम से कैसे कैसे कमीशंस हैं। उसके बाद आप उन कमीशंस को चाहे यूट्यूब से वो डायरेक्ट टॉपिक सर्च करके या फिर गूगल सर्च करके या फिर बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी इन सभी जितने भी कमीशंस हैं पर अलग अलग वीडियो एक एक करके क्रमशः बनाता रहूँगा अभी आगे कुछ दिनों में। चलिए देखते हैं। पहला चार्टर्ड एक्ट 1813। चलिए यहाँ विस्तृत थोड़ा है, हम बहुत संक्षिप्त में बताना चाह रहे हैं, इसलिए पहला देखिए चार्टर्ड एक्ट 1813। उसके बाद आया एल्फिंस्टोन रिपोर्ट 1823। फिर आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में आया है और इसे ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद हंटर आयोग 1882-83 में आया। यह जो मैं कमीशंस के बारे में बता रहा हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सिविल्स के एग्ज़ाम से लेकर UPSSC के छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यह वीडियो खासकर मैं BEd सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, वो भी अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित, जो कि यह थर्ड पेपर से संबंधित है। वुड डिस्पैच हो गया है, हंटर आयोग हो गया है। उसके बाद आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल 1905। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले अनुशंसा 1910 में आता है। सरकार की शिक्षा नीति की अनुशंसा सरकार से संबंधित यहाँ जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी उससे है 1913 में। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्रांतों के लिए एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसमें बस इतना ही था। बाकी सारे आयोग में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिसके बारे में बहुत कम से कम एक एक आयोग पर 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी क्रम से ही बनाएंगे। यह संक्षिप्त में इसलिए लाया हूँ कि एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा तो इससे आप लोगों को पढ़ने और समझने में सिस्टमेटिकली आसानी होगी। उसके बाद जब आप एक सिनेरियो आपके सामने होगा, उसके बाद जब एक एक वीडियो बनाऊँगा तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको ज़्यादा बोझिल नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं सैंडलर आयोग जो कि 1917 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, यह जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था इसमें भी भारतीय शिक्षा के ऊपर काम किया गया। इसमें किया क्या गया था कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में जो शिक्षा होता था, शिक्षा का विषय को स्थानांतरित करके प्रांतीय विषय बना दिया गया, जिससे कि केंद्र का नियंत्रण कम किया जा सके। या कहा जाए तो या जो केंद्र का मतलब यहाँ ब्रिटिश सरकार से था वह अपना बोझ शिक्षा से उठाकर राज्य के ऊपर थोपना चाहती थी। सोचती थी कि हमें पैसा ना खर्च करना पड़े इसके लिए, या फिर जो वहाँ के प्रांतों के राजा महाराजे हैं ये सब शिक्षा व्यवस्था देखें। एक शब्द में कहें तो पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसके बाद आया हर्टोग समिति 1929। उसके बाद आई सप्रू समिति 1934। यह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जांच के लिए समिति बनाई गई थी
और उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे अभी भी बवाल चल ही रहा है। उसके बाद आया अब्बोट वुड रिपोर्ट 1937 में। उसके बाद आता है वर्धा योजना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्धा योजना पर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के थर्ड पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। इसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। अगर बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछा जाए तो भी वर्धा योजना के बारे में लिखना है, बेसिक शिक्षा की बात की जाए या फिर वर्धा योजना डायरेक्ट दे दिया जाए तो वर्धा योजना भी जो है सब तीनों सेम है। इसे नई तालीम भी कहा जाता है। नई तालीम मतलब नया ज्ञान। तो और यह गांधीवादी अवधारणा पर आधारित है। इसमें बहुत ही जो बेसिक शिक्षा होती है अर्थात प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन कह लें, तो उसमें ये कहा जाता है कि जीवन व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, प्लस उसमें ऐसे व्यावसायिक शिक्षा के ज्ञान दिया जाए जिससे बच्चों का कुछ इनकम हो, शिक्षण संस्थान के लिए अलग से पैसा विशेष ना देना पड़े। इसे ही कहते हैं बेसिक शिक्षा, कि बच्चे स्वावलंबी बन सकें। बस मेन यही है कि बच्चे स्वावलंबी बन सकें। उसके बाद आता है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और यह युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, तो इसे युद्ध के बाद शिक्षा का विकास योजना भी कहते हैं। और यह शिक्षा नीति जो आई थी इसमें शिक्षा का भारतीयकरण पर ध्यान रखा गया था, भारतीय शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया था। सार्जेंट रिपोर्ट 1944। उसके बाद बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में यूजीसी की स्थापना के बारे में कहा गया था। चलिए, ये तो स्वतंत्रता के पहले के आयोग हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा जो प्रणाली थी उसके क्रम के बारे में। पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग आया। 1948 विश्वविद्यालय आयोग, इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर ने किया था। यह माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस्ड था और यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह सब अक्सर सिविल्स के एग्ज़ाम में मिलान वाले में पूछ लिया जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है। और बात करें लोअर पीसीएस, इन सब में यूपी के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये सब पूछते हैं। तो इसमें ये सन पूछ सकते हैं या फिर अध्यक्ष कौन थे ये पूछते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाइयों, इसलिए यह बहुत ध्यान में रखने वाला आयोग है माध्यमिक आयोग। वुड डिस्पैच और हंटर आयोग। हंटर आयोग के बारे में मैंने ऊपर बताया हुआ है। हंटर आयोग ये खासकर इसमें प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग, इसमें माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। भावनात्मक एकता समिति 1961 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 के बीच यह आयोग आया। इसमें भारत की इसमें एक स्लोगन, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसमें एक स्लोगन दिया गया था। इस स्लोगन को या इस आयोग के बारे में कहा गया था कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। अर्थात जो भारत का स्वरूप है वह भारत के कक्षा के स्वरूप से मिलता जुलता है। इसे जो 1964-66 का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन इसको कहते हैं कि शिक्षा इतिहास पर सबसे गहन अध्ययन इसी पर किया गया है और ये हकीकत भी है। इसको जान लीजिए, जितनी गहराई से आप समझेंगे भारतीय शिक्षा को आप उतने ही गहराई से समझ सकेंगे। इसके ऊपर मैं बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आप सभी लोग ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। उसके बाद आता है त्रिभाषा सूत्र। या कोई आयोग या ऐसा कुछ नहीं है। त्रिभाषा सूत्र पर सरकारों का
सरकारों ने मंथन किया, क्योंकि भाषाओं पर बहुत ही ज़्यादा विवाद रहा है भारत में। तो त्रिभाषा सूत्र को 1968 में अपनाया गया, जो कि राज्य और केंद्र सरकार के मंथन द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था। उसके बाद यह शिक्षा पद्धति, जिसे 10+2+3 शिक्षा पद्धति कहते हैं, 1972 में अपनाया गया। 1976 में समवर्ती सूची में शिक्षा को डाल दिया गया। समवर्ती सूची आप सभी को पता ही होगा। इस पर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही फैसले लेते हैं, कार्यान्वयन करते हैं तथा दोनों की जिम्मेदारी होती है, दोनों का ही क्षेत्राधिकार होता है समवर्ती सूची में। तो शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसके बाद आता है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, सन 1968 प्रथम शिक्षा नीति या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये पहली बार आया था, इसलिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने इसे लिखा है। उसके बाद जो शिक्षा नीति आई वह 1986 में आई। 1986 के में जो यह शिक्षा नीति आई, इसे आने वाले समय का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 1986 वाला, 1968 से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसी में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में आई। इसमें सेमेस्टर सिस्टम और जो अदर टेक्निकल वो एग्ज़ाम्स होते हैं और उसका जो पढ़ाई का सिस्टम होता है उसके बारे में बताया गया था। सेमेस्टर एग्ज़ाम इसकी खासियत है। उसके बाद आते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। वैसे इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखा तो जाता है, लेकिन इसे प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, यानी कार्य योजना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसी की समीक्षा के लिए यह बनाया गया था, जिसने रिव्यू किया था, इसलिए इसको प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं या कार्य योजना कहते हैं शिक्षा नीति की। उसके बाद NCTE 1993 में इसका विधि पूर्वक दर्जा दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा NCTE को 1993 में दिया गया। उसके बाद गणनाम समिति आती है 1993 में। उसके बाद लिंग 2 समिति आती है 2006 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 8 के बीच में 3 साल के लिए गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। सैम पित्रोदा के बारे में आप अभी भी देख सकते हैं, जीते जागते आदमी हैं अभी और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है। उच्च शिक्षा का नवीनीकरण, इसे यशपाल समिति भी कहते हैं, यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। B.Ed सेकेंड ईयर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी 2009। डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति 2011। उसके बाद KB पवार समिति 2012। यह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन सन आप लोग याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में एक पॉइंट के तौर पे डाला जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है, आप सभी को इसका फॉर्मेट पता होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 5-3-3-4 वाला सिस्टम लागू हुआ है, यानी 5+3+4। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये जितने सारे आयोग के बारे में बताया हूँ, आगे आने वाले कुछ दिनों पर एक एक आयोग पर क्रमशः वीडियो बनाऊँगा। उनमें जो प्रमुख पॉइंट हैं, केवल महत्वपूर्ण बिंदु, उसी पर ही वीडियो बनाऊँगा। वीडियो छोटा ही बनाने की कोशिश करूँगा, और क्योंकि ज़्यादा पॉइंट डालने के लिए ये सब आयोग ने बहुत सारी अनुशंसाएँ की हैं, जिस पे अगर पॉइंट ही लिखा जाए उसके सारे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर उसकी व्याख्या की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसके जो प्रमुख पॉइंट हैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा और उसी पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी सहायता मिले। धन्यवाद मित्रों। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को।